पीएम मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है ये। मंडपम से रामेश्वरम तक बना है ये ब्रिज। 535 करोड़ की लागत से इस ब्रिज को तैयार किया गया है। तो ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो पुराना वाला जो ब्रिज है, जो ठीक इसके बगल में है, जिसकी हालत काफी ज्यादा जर्जर हो गई थी, और उसके बाद ही 2019 में इस बात का फैसला लिया गया था कि ठीक इसी के बगल में नया ब्रिज तैयार किया जाएगा, और वो आखिरकार साकार हो गया है। नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और ये तस्वीर आपके सामने है। श्रीलंका से लौटते वक्त राम सेतु दर्शन का सौभाग्य मिला, ये प्रधानमंत्री की तरफ से बताया गया। और साथ साथ तस्वीरें भी जो शेयर की गई वो आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा जो नया पंबन ब्रिज है जिसका उद्घाटन किया गया, उसकी खासियत भी हम आपको बता रहे हैं। जो पहले जो पुराना वाला ब्रिज है, उसे जहां पूरी तरह से अपलिफ्ट होने में, यानी कि उसे अगर बात करें उठाने में और पूरी तरह से पूरे प्रोसेस में करीब 1 घंटा का वक्त लगता था, लेकिन अब जो नया ब्रिज है जिसका उद्घाटन कर दिया गया है, 3 से 4 मिनट में यह पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और ये देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से राम सेतु के दर्शन का वीडियो भी पोस्ट किया गया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री की तरफ से खुद ये शेयर किया गया और उन्होंने बताया कि कैसे श्रीलंका से लौटते समय राम सेतु के दर्शन का सौभाग्य मिला है। तो ये तस्वीरें हम आप के सामने जो रख रहे हैं, पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जो 3 से 4 मिनट में अपलिफ्ट हो जाता है, ताकि उसके नीचे से जो बड़े जहाज हैं उनको गुजारा जा सके। ये जो खासियत है वो इस ब्रिज की है। 2019 में ऐलान किया गया था और देखिए 2025 में बनकर तैयार, और इसका उद्घाटन अब हो गया है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 535 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर से लंबा ये ब्रिज जो कि बनकर तैयार हुआ है, ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस नए ब्रिज के बारे में, उद्घाटन के बारे में हर एक खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। कुमार, जानकारी मिल रही है उद्घाटन कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। निश्चित रूप से नए ब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया है। और इस वक्त में जिस ट्रेन को है रामेश्वरम स्टेशन पे, हमारे साथ दिलीप सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि कितनी बड़ी सौगात आप लोगों ने दी है आज रेलवे की तरफ से? राम जी के बर्थडे पर माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से यह गिफ्ट जो है पूरे देशवासियों को मिला है। रामेश्वरम की पुण्य भूमि अब जुड़ गई है भारत की मुख्य भूमि से। रेल कनेक्टिविटी एक बार फिर से स्थापित हो गई है। सभी लोग खुशी खुशी अब रामेश्वरम आए, रामनाथ स्वामी जी के दर्शन करें। और ये जो दक्षिणतम बिंदु है, 4 धाम में से एक धाम है ना, वहाँ अपनी आस्था। दिल्ली से ट्रेन आएगी रेलवे की तरफ से और सीधे रामेश्वरम रुकेगी? जी बिल्कुल, देश के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न शहरों से अब ट्रेन जो है रामेश्वरम तक आएगी और इसकी एक्टिविटी जो है वो स्थापित हो गई है फिर से। तो निधि, रेलवे के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे। जी जी, तो कुमार कुंदन, जो डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा आपको मिलेगी। और रामेश्वरम स्टेशन की तस्वीर मैं आपको बस थोड़ी देर में दिखाने चाहूंगा कि जैसे ही यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा जरा बाहर की तस्वीर भी अगर दिखाने की कोशिश कर सकते, तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही होगी कि रामेश्वरम स्टेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ से अब एक बार नई तैयारी शुरू होगी। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में जो पूरा का पूरा इलाका है, जो स्ट्रेच है, इसको भी रीडेवलप किया जा रहा है। रामेश्वरम के स्ट्रेच को, रामेश्वरम पूरे स्टेशन शेप में बनाया जा रहा है, जिस शेप में रामेश्वरम का मंदिर है। तो ये सारी चीजें जो आपको तस्वीर में दिखाई जा रही है, वो यह बताने की कोशिश है कि किस तरीके से नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ और उसके बाद से जो बदली हुई तस्वीर है वो किस तरीके की है। निधि जी बिल्कुल, तो कुमार कुंदन जो तस्वीरें दिखा रहे, रामेश्वर स्टेशन तक जो ट्रेन है वो पहुंच गई है, जिससे फ्लैग ऑफ किया गया। और बड़ी बात यह है कि रामेश्वरम से अब सीधे जो कनेक्टिविटी है वो इस अत्याधुनिक ब्रिज के जरिए हो जाएगी, जो रामेश्वरम के आइलैंड है। और 4 धाम में से एक धाम रामेश्वरम, यहां पर पहुंचना और ज्यादा सुगम हो जाएगा। रामेश्वरम जो कि भगवान शिव को समर्पित है। कुमार कुंदन का एक बार फिर से हम रुख करेंगे, वो हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज तमिलनाडु के लिए बहुत ही खास दिन है। तमिलनाडु में तांबरम से रामेश्वरम तक चलाई गई ट्रेन से यात्री बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। मंडपम स्टेशन से कुमार कुंदन की एक और ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको दिखा देते हैं।
बहुत अच्छा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि बहुत अच्छा बात है कि हम लोग रामेश्वरम से ही ट्रेन पकड़ेंगे। भाड़ा जो है फेयर वहाँ से रामेश्वरम से यहाँ आने का जो फेयर है वो बच जाएगा, समय भी बचेगा। और ये ब्रिज बनने से हमारा पूरा सफ़र चेन्नई से साउथ वेस्ट की गाड़ियाँ जाती है वो पूरी की पूरी रामेश्वरम तक जाएगी और सफ़र सही चलेगा और सही समय पे हम हमारे दर्शन कर पाएंगे रामलला के। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं रामेश्वरम से, सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और जिस पुल का उद्घाटन किया जाना है वहां पर विशेष आयोजन किया। ये देखिए, जिस रेलवे को, जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो ट्रेन गुजर रही है और तालियां बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें अद्भुत हैं क्योंकि ये एक ऐसा रेल ब्रिज है जो वर्टिकल सी रेल ब्रिज बनाया गया है और साथ में उनके हाथ में एक रिमोट है प्रधानमंत्री मोदी के, और इस रिमोट के ज़रिए इस पूरे ऑटोमेटेड ब्रिज को ऑपरेट किया गया है। हरी झंडी दिखाई गई है इस ट्रेन को, जैसा कि बताया गया कुमार कुंदन ने। ताम्रम से रामेश्वरम तक ये रेल लाइन लोगों का जो सफ़र है वो आसान बनाएगी, लेकिन साथ ही जो ये ब्रिज है वो जहाज़ों का सफ़र भी आसान बना पाएगा क्योंकि ये अपलिफ्टमेंट होगा, वर्टिकल अपलिफ्टमेंट होगा, ऑटोमेटेड है। इससे पहले जो पंबन ब्रिज था वो मैनुअल था, जिसे 2022 में जंग लगने के कारण बंद कर दिया गया था। अब 2025 का ये मौका खास है जब वर्टिकली ये देखिए कैसे ब्रिज अपलिफ्ट हो रहा है, वर्टिकली उठ रहा है और फिर उसके बाद ये जगह दी जा रही है कि ताकि जहाज़ों की आवाजाही हो सके। ये देखिए शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाज़ भी गुजरा है। जैसे ही वर्टिकली इस ब्रिज को अपलिफ्ट किया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट कंट्रोल दबाया और उसके बाद ये जो ब्रिज है वो अपलिफ्ट हुआ, अब जहाज़ भी गुजर रहा है। करुणा, शानदार तस्वीरें आ रही हैं। बिल्कुल, वाकई में निधि बहुत ही शानदार तस्वीर, और यही इस ब्रिज की खासियत है जो बनकर तैयार हुआ है। करीब 6 साल का पूरा जो वक्त है वो लग गया इस ब्रिज को तैयार होने में, जो बताया गया। और देखिए इतने कम वक्त में इतना शानदार ब्रिज तैयार किया गया है। 2 किलोमीटर से लंबा ब्रिज जो कि रामेश्वरम को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और 535 करोड़ की लागत से बनकर यह अत्याधुनिक का ब्रिज तैयार किया गया। प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाया और उसके बाद ये जो ब्रिज है वो अपलिफ्ट करता है, यानी कि ऊपर की ओर उठता है और नीचे से जहाज निकलता है। और ये बताया जा रहा है कि खास बात यह, कुमार कुंदन, इस ब्रिज के बारे में, क्योंकि जो पुराना ब्रिज था उसमें वक्त बहुत लगता था। यह बताया गया कि 45 से 1 घंटे का वक्त पहले लग जाता था, लेकिन अब 3 से 4 या मैक्सिमम 5 मिनट में पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो कुमार कुंदन से एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने रामेश्वरम की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं और ये देखिए उन्होंने जो हरी झंडी है वो दिखाई है, जिस नई ट्रेन की सौगात भी दी गई है। और ये देखिए किस तरह से ये जो ब्रिज है, पंबन ब्रिज, जो नया अत्याधुनिक ब्रिज है, वो अपलिफ्ट करता हुआ जैसे प्रधानमंत्री ने रिमोट का एक बटन दबाया, इसके बाद ये नीचे से एक जहाज भी होकर गुजरा है। यानी कि इससे जो समुद्र में परिचालन है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा और ज्यादा तेज तीव्र हो जाएगा, और इससे हर तरह से काफी मदद भी मिलने वाली है। तो ये एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ये ब्रिज है जो कि बनकर तैयार हुआ है, और सबसे खास बात यह भी कि इसको इस तरह से इसका ढांचा तैयार किया गया, स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर दिया गया है। इंजीनियरिंग का वो बेजोड़ तरीका यहां पर इस्तेमाल किया गया है कि 100 साल तक भी इसके ढांचे को कोई डिगा नहीं सकता है। और एक और जो खास बात यह है कि जिस तरह से इस ब्रिज को तैयार किया गया है, इसमें मेड इन इंडिया यानी कि पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर इसे बनाया गया है। यह जानकारी सामने रखी गई है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही इसे निर्मित किया गया है। बहुत ही अत्याधुनिक ये ब्रिज, और ये देखिए जैसे ही इसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है, जिसे फ्लैग ऑफ किया गया, जिसे हरी झंडी दिखाई गई, वो तस्वीरें भी आपके सामने। तो ये ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम है और एंटी कोरोजन तकनीक से बना है। जब ये ब्रिज इस तरह से बीच के हिस्से से आप देख रहे हैं, ये ब्रिज खुलता है और ऊपर की तरफ उठता है, तो ये नज़ारा अपने आप में अद्भुत है। बहुत इंटरेस्टिंग इसका डिज़ाइन किया गया है। एक पहले रेल गुजरती है यहाँ से, यानी पहले ट्रेन गुजरी जिसको हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद जहाज़ गुजरा, ये शिप गुजरता हुआ दिख रहा है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण है इंजीनियरिंग का। क्योंकि इससे पहले जब ये रेल लाइन गुजरी,
उस वक्त ये ब्रिज पूरा स्ट्रेट था, लेकिन उसके बाद जब जहाज़ गुजरना था तब ये ब्रिज ऊपर की तरफ उठता है, वर्टिकली खुलता है और जहाज़ आगे बढ़ जाता है। तो शानदार तस्वीरें हैं। अब आपको बताते हैं कि ब्रिज का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो काम कैसे करता है। कुमार कुंदन एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। और कुमार, आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो बताइए, क्योंकि आज बहुत ही खास मौका भी है, रामनवमी, भगवान राम का जन्मोत्सव, और इस दिन ये सौगात दी गई है भारतवासियों को। निश्चित है, और इस सौगात आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंतजार था यहाँ के आसपास के लोगों को, और एक बड़ा कार्यक्रम इसको लेके किया गया। खुद प्रधानमंत्री आए, और इसको ये भी समझना पड़ेगा कि जो पुराना ब्रिज था वो तकरीबन 100 साल से ऊपर पुराना था। और 2009 में क्या हुआ था कि एक बार नेवी का एक शिप जा रहा था जो क्रॉस कर रहा था, और वो शिप की वजह से पुराना ब्रिज थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको बनाने के लिए, संवारने के लिए ई श्रीधरन, जिनको मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है, उनको बुलाया गया था, और उसके बाद से उस ब्रिज को फिर से रिपेयर किया गया था। लेकिन अभी जो ब्रिज बनाई गई है, कोशिश ये की जा रही है कि उसकी भी जो लाइफ है वो इस कदर है कि रस्ट फ्री और तमाम तरह की चीजें उस लिफ्ट में, उस सिस्टम में लगाया गया है, और इसके बाद यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। तो जो करुणा, मुझे सबसे बड़ी बात समझ में आ रही है कि अगर इसके रिलीजियस एस्पेक्ट को देखें तो देश के जितने भी धाम हैं, चाहे चार धाम की बात करें या फिर अलग अलग हिस्सों की बात करें, अयोध्या की बात करें, द्वारकाधीश की बात करें, माता वैष्णो देवी की बात करें, हर जगह से ट्रेन आ पाएगी। दूसरी बात, स्पीड, तकनीक और तमाम तरह के जो टेक्निकल बेस्ट इक्विपमेंट्स हो सकते हैं वो इसमें लगाए गए हैं। पहले ट्रेन की रफ्तार काफ़ी धीमे होकर निकलती थी, अब यहाँ पे स्पीड इस तरीके से की गई तो 50 से 60 किलोमीटर के ऊपर की रफ्तार से ट्रेन इस ट्रैक से गुजर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अलग बनाती है इस ट्रैक को। और उससे भी बड़ी बात, ये रामेश्वरम तक ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में रामेश्वरम से आगे धनुषकोडी, जहाँ से कि राम सेतु शुरू होता है लंका जाने के लिए, वहां तक ट्रैक को ले जाने की योजना है। क्योंकि जब 60 के दशक में बहुत बड़ा तूफान आया था, चक्रवाती तूफान, तो उस तूफान में धनुषकोडी के बीच का जो ट्रैक था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। जी बिल्कुल। तो कुमार कुंदन जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से अभी रामेश्वरम के साथ साथ, क्योंकि जहां तक अब ये ब्रिज तैयार किया गया, इसके बाद धनुषकोटी तक भी जो ब्रिज है उसको ले जाने की पूरी योजना है। और ये तस्वीरें एक बार फिर आप देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को पंबन ब्रिज पर रवाना किया गया है। और प्रधानमंत्री ने जब उद्घाटन किया इस ब्रिज का, वो तस्वीरें आपके सामने है जब रामेश्वरम पहुंचे हैं वो। और साथ साथ प्रधानमंत्री की एक और बेहद ही खास तस्वीरें, जिसमें वो जब श्रीलंका से भारत की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने खुद शेयर किया और काफी खुशी जाहिर की है। उन्होंने राम सेतु के दर्शन किए। और ये देखिए, ये ब्रिज जो कि बनकर तैयार हुआ और आज इसका उद्घाटन हुआ है, नई तकनीक पर यह बनकर तैयार हुआ है और वर्टिकल ये लिफ्ट होता है। और जैसा कि बता रहे हैं हमारे संवाददाता भी कि इसको लिफ्ट होने में महज 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है। और इसी के बाद अब ये जो ब्रिज है वो खोल दिया गया है और ये इसकी बेहद ही खासियत है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं, हरी झंडी दिखाई है तमाम जो अधिकारी, और देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, जिस वक्त हरी झंडी दिखाकर पंबन ब्रिज से रवाना किया गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि पंबन ब्रिज कैसे काम करता है, इसकी फंक्शन कैसे है, क्यों ये इंजीनियरिंग का बेमिसाल उदाहरण बताया जा रहा है। अब अगर इसके पहले चरण की बात करें, नए ब्रिज का जो सेंटर स्पैन है वो वर्टिकली उठेगा, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाया उस वक्त आपने देखा किस तरह से ये जो ब्रिज है वो ऊपर उठता हुआ नजर आया। इसका दूसरा चरण क्या है, पुराना ब्रिज टिल्ट करके उठेगा। जो पुराना ब्रिज जो कि पहले से, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, वो इसके बाद वो बीच से देखिए कैसे अलग 2 भाग में बंटकर वो बीच से उठता है। तीसरा चरण क्या है, जहाज, जो जहाज है वो ब्रिज के नीचे से निकलता है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई कैसे जो जहाज है वो ब्रिज के नीचे से गुजरता है। अब खासियत क्या है ये आप समझिए, फुली ऑटोमेटेड है। पहले जो ब्रिज उठता था, यानी जो पुराना वाला ब्रिज है वो मैनुअली ऑपरेट होता था। यही वजह है कि उसमें वक्त काफी ज्यादा लगता था, 1 घंटे का पूरा वक्त लग जाता था वर्टिकली लिफ्ट होने में। लेकिन अब ये सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है। और इसके अलावा और क्या खासियत है, जो फुली ऑटोमेटेड होने के साथ साथ
पुल 22 मीटर तक उठ सकेगा, यानी कि काफी हाइट तक ये जो ब्रिज है वो जा पाएगा, जहां पर ये ऊपर की तरफ यानी कि वर्टिकल लिफ्ट करेगा, यानी कि जो बड़े से बड़े जहाज हैं वो बहुत आसानी से यहां से गुजर पाएंगे। इसके अलावा डबल ट्रैक है। पहले अगर बात करें जो पुराना ब्रिज है वो पहले मीटर गॉज का था, फिर इसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन अब जो नया ब्रिज तैयार किया गया बेहद ही मजबूत, शक्तिशाली और जिस इंजीनियरिंग की मदद से इसको तैयार किया गया, डबल ट्रैक तैयार किया गया है, तेज रफ्तार जो ट्रेन है वो यहां से गुजर पाएंगी। इलेक्ट्रिफिकेशन यहां पर किया गया है। 5 मिनट में ऊपर नीचे ये जो ब्रिज है वो आ जा सकता है, यानी कि वर्टिकली ऊपर नीचे लिफ्ट कर सकता है और फिर ये नीचे आ सकता है अपनी पोजीशन पर। इससे जो वक्त है वो काफी ज्यादा बचेगा। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, आप इसकी खासियत के बारे में बता रहे थे और आप ये बता भी रहे थे, क्योंकि देखिए आज रामनवमी का जो उत्सव है और इस मौके पर 4 धाम में से एक है रामेश्वरम धाम, जहां पर जाने के लिए जो श्रद्धालु हैं उनके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा आज तमिलनाडु के लिए इसलिए और खास हो जाता है क्योंकि 8,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी मिल रही है। और करुणा, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ रामेश्वरम ही नहीं, रामेश्वरम से आगे धनुषकोटी करके एक जगह है, वहां से पौराणिक ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब आए थे तो उन्होंने लंका जाने के लिए वहीं से राम सेतु का निर्माण किया था। आज भी उसके पदचिन्ह वहां नजर आते हैं। अभी अगर आप करुणा आते हैं रामेश्वरम, तो रामेश्वरम से धनुषकोटी तक जाने के लिए आपको रेल ट्रैक तो है, लेकिन वो पूरी इतना क्षतिग्रस्त है क्योंकि 60 के दशक में जब एक चक्रवाती तूफान आया था तो उसमें पूरी धनुषकोटी के आसपास का ट्रेन और सब कुछ जो है स्टेशन और सब कुछ ध्वस्त हो गया था। तो सरकार की जो परियोजना है वो रामेश्वरम से लेकर धनुषकोटी तक भी एक ट्रैक बिछाने की है, नया ट्रैक बिछाने की है और वहां नया स्टेशन बनाने की है। क्योंकि एक जो आस्था है, जो हिंदू आस्था है, वो ये भी कहता है कि एक बार उस पुल को भी जाके देखें जिस पुल के माध्यम से भगवान राम ने श्रीलंका तक की यात्रा पूरी की थी। तो आने वाले दिनों में धनुषकोटी एक ऐसे भी अगर टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से देखे करुणा तो वो भी बहुत ही खूबसूरत है और बड़ी तादाद में टूरिस्ट वहां जाते हैं। शाम को 5 बजे उस डेस्टिनेशन को बंद कर दिया जाता है सिक्योरिटी रीजन से और तमाम तरह की वजह से। तो प्रधानमंत्री जो बड़ी सौगात देने जा रहे हैं वो पंबन ब्रिज ही नहीं है, इससे इतर भी यहाँ की कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री आज एक तरह से कह सकते हैं कि उसका शिलान्यास या उसको एक हरी झंडी दिखाने वाले हैं। एक चीज और भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इस यात्रा के धार्मिक दृष्टिकोण तो है ही, लेकिन इसका एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। करुणा, आने वाले समय में तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं और जी से भी देखें जितने प्रोजेक्ट और रेलवे के जितने पैसे इस पूरे इलाके में सदर्न रीजन में एक तरीके से लगाए गए हैं वो कहीं देश में हो रहा है जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है। तो डेवलपमेंट इसके लिए है वो और आम जनता के लिए जो बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जा रहा है वो सबसे अहम है। शायद यही वजह है कि केंद्रीय मंत्रियों का भी यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। अश्विनी वैष्णव यहाँ आए, वो जगह बिल्कुल तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत करने के लिए वहां पर लोग बहुत उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट से, जो पंबन ब्रिज है, नया पंबन ब्रिज है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच आज देश भर में रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। शहर शहर शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस मौके पर अयोध्या में रामनवमी का जश्न खास तरीके से मनाया जा रहा है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में तो रामनवमी की धूम देखते ही बनती है। आज दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ। इसके लिए खास तैयारियां की गई थी। पूरी अयोध्या सजी संवरी है। राम जन्मभूमि परिसर और रामलला का मंदिर भव्य तरीके से सजा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। रामनवमी से पहले हैदराबाद की सड़कों पर अयोध्या में राम मंदिर के मॉडल वाली कार दौड़ी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जगह जगह शोभा यात्रा निकाल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की है। इस शोभा यात्रा में बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हैं। बीजेपी से सियासी रस्साकशी के बीच हावड़ा में टीएमसी के नेतृत्व में रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें टीएमसी के कई बड़े नेता शामिल हुए। तो रामनवमी के मौके पर आज अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं पर ड्रोन से सरयू के जल की वर्षा कराई गई। आप देखिए हमारे संवाददाता विपिन चौबे की
ये रिपोर्ट। रामनवमी के दिन अयोध्या में किस तरह से श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ठीक राम मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ये उड़ता हुआ ड्रोन आपको नजर आ रहा है। इसमें सरयू का जल भरा गया है और इसी सरयू के जल से श्रद्धालुओं का स्वागत होगा, सत्कार होगा और ये जल की बारिश की जाएगी। आपको भी एहसास होगा सरयू जी के जल का। मैं इसको यहाँ ले आया। और कितना लीटर, अच्छा इसका स्टोरेज कितना है, कितना लीटर पानी है इसमें? आपको महसूस, जी हाँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ। जी जी। और तुम्हारे जरा दिखाइए, इसकी हवा और इसकी छटा दोनों में महसूस कर पा रहा हूँ। और पानी की वर्षा की जा रही है और ये सरयू का जल है, क्योंकि हम लोग स्नान नहीं कर पाए लेकिन पुण्य वही मिल रहा है। प्राप्ति जरूर हो गई और तकनीक के साथ हुई है। और ये दुनिया में इस तरह का पहली बार एक संयोग है कि इतने पावन पर्व पे इस तरह की चीज यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर के द्वार के ठीक सामने हो रहा है। और इस बीच नंदीग्राम में अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। रामनवमी के मौके पर आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राम मंदिर की नींव रखी है। देखिए हमारे संवाददाता रूपेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। नंदीग्राम में अयोध्या की तर्ज पर यहाँ भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो हवन की अग्नि यहाँ पर प्रज्वलित है, शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। पीछे जो शिलापट लगा है उसको सामने रखा है शुभेंदु अधिकारी ने। और अभी देखिए अयोध्या से भी कई साधु संत महात्मा यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे बंगाल के अलग अलग इलाके से हजारों हजार की संख्या में लोग कलश में अपने गांव, अपनी ज़मीन की मिट्टी लेकर के और यहाँ पर पहुँचे हैं। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और जो भव्य शोभा यात्रा, जो कलश यात्रा यहाँ पर निकली थी, अब देखिए ये पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ। आज रामनवमी के दिन राम भक्त पूरे अनुशासन से यहाँ पर अगर कहें नंदीग्राम में, ना तो यहाँ पर कोई परंपरागत हथियार दिखा, ना कोई तनाव दिखा, ना कोई विघ्न और बाधा। बगैर किसी विघ्न और बाधा के अयोध्या की तर्ज पर यहाँ पर नंदीग्राम में, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बनने वाले भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन बगैर किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो गया है। तो आप देखिए पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में राम मंदिर के शिलान्यास से पहले हमारे संवाददाता रुपेश कुमार ने शुभेंदु अधिकारी से भी बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी हमारे साथ हैं, पहुंचे हैं बाइक से यहाँ पर, जहां अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा। दादा पहले तो आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताएं क्या माहौल है पूरे बंगाल में? पूरा हिंदू सड़क में, हिंदू पूरा एकदम दार्जिलिंग से दीघा तक। अच्छा, हिल से 20,000 है क्या? हिल से सी तक सब सड़क में। आपने कहा 20,000 यहाँ पर रैलियां निकाली जाएंगी, हर हाथ में भगवा होगा। नंदीग्राम में तो कम से कम ये दिख रहा है। नहीं पूरा प्रदेश में रात 10 बजे तक चलेगा, तो समय 10:30 बजे बड़ा मिছিল। तनाव क्यों है बंगाल में? पूरे देश में है, पूरे देश में कहीं तनाव नहीं है, बंगाल में तनाव क्यों है दादा? तनाव इसलिए है तुष्टिकरण की सरकार, मुस्लिम लीग 2 का सरकार, यहाँ का सरकार मुस्लिम लीग 2, ये हिंदू के ऊपर अत्याचार करने वाला सरकार। यहाँ कह रहे हैं, यहाँ के हिंदू कह रहे हैं कि वो दबाव में हैं या फिर उनको दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत अत्याचार किया। और रामनवमी को लेकर बंगाल में सियासत जारी है। हावड़ा में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार अंजनी पुत्र सेना जुलूस में शामिल हुए और सीएम ममता बनर्जी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार हमारे साथ है। सुकांत दा, सवाल एक है, रामनवमी की रैली हो रही है, उसमें आईडी कार्ड दिखा के रैली करना पड़ रहा है, ये कितना बड़ा लज्जा है? ममता बनर्जी के राज्य में हिंदू सेकंड कैटेगरी के सिटीजन बन गई है, वही प्रमाण करने के लिए पुलिस के द्वारा ये चीजें किया जा रहा है और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई चलेगी। आज मुझे भी आधार कार्ड देने के बाद यहाँ पे अलाउ किया गया, ये बहुत ही शर्म की बात है कि हिंदू रामनवमी पालन पश्चिम बंगाल में नहीं कर सकते। ये धर्मी जो रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, जो आज़ादी होनी चाहिए अपनी धर्म पालन की, वो आज़ादी यहाँ पे नहीं है। रामनवमी को लेके कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में सियासत कर रहे हैं, ऐसा तृणमूल का आरोप है। देखिए, उनको अगर लगता है कि रामनवमी में सियासत हो रहा है बीजेपी के उतरने से, तो वो लोग उतरे। आज अच्छा लगा कि गौतम चौधरी विश्व हिंदू परिषद के जुलूस में पैदल चले, विधायक तृणमूल कांग्रेस के विधायक होके,
तो हम तो चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के सारे विधायक फिराद हाकिम से लेकर सब कोई रामनवमी के जुलूस में आए। और देखिए यूपी के संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। यूपी के संभल में पुलिस चौकी का उद्घाटन कर दिया गया है। जामा मस्जिद के सामने बनी है पुलिस चौकी। संभल के डीएम एसपी ने उद्घाटन किया है। चौकी को फूलों और लाइट से सजाया गया। सत्यव्रत पुलिस चौकी जो नाम दिया गया है इसको, जो शाही जामा मस्जिद है उसके ठीक सामने बनी है ये पुलिस चौकी। और इसका उद्घाटन ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीएम और एसपी ने इसका उद्घाटन किया है। चौकी को फूलों से और लाइट से सजाया गया। इस मौके पर ये दो तस्वीरें आपके सामने संभल की तस्वीरें हैं। पुलिस चौकी का उद्घाटन सत्यव्रत, जो कि आपको दीवारों पर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये इस पुलिस चौकी का नाम। डीएम और एसपी ने हवन पूजन किया है और इसी के साथ इस पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। तो ये आपको बता दें कि पिछले साल जो नवंबर में हमने देखा था, 24 नवंबर को जिस तरह से हिंसा सामने आई थी यूपी के संभल में, इसके बाद से लगातार सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई और इसी के बाद इस पुलिस चौकी का जो निर्माण कार्य है वो भी शुरू किया गया था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और अब आखिरकार जो ये पुलिस चौकी है वो बनकर तैयार हो गई। इसका आज रामनवमी के अवसर पर उद्घाटन भी किया गया। हमारे संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट आप देखिए। के जिलाधिकारी और एसपी यहां जामा मस्जिद के पास बेहद कम समय में बनी पुलिस चौकी का उद्घाटन उन्होंने किया है। लंबे समय से लोगों की ये मांग थी कि यहाँ पर पुलिस चौकी बनाया जाए। ख़ास तौर पर 24 नवंबर की घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर लगातार स्थिति संवेदनशील बनी रहती है। इस लिहाज से इस चौकी का उद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आपने देखा डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई इस वक्त उद्घाटन करने के बाद पुलिस चौकी के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और थोड़ी देर में मीडिया से मुखातिब भी होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ 4 महीने में ही इस पुलिस चौकी को तैयार कर लिया गया है। लगातार लोगों की ये मांग थी कि यहाँ पर पुलिस चौकी होनी चाहिए ताकि हमेशा जो घटनाएं होती हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। और बिल्कुल जामा मस्जिद के पास, जामा मस्जिद के सामने इस पुलिस चौकी को बनाया गया है। सिर्फ 4 महीने में इसको तैयार किया गया है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम प्रशासन के जो बड़े अमले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ही इस पुलिस चौकी को जनता के सुपुर्द किया गया है। कैमरामैन कपिल के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, संभल। और रजनीश हमारे साथ लाइव इस वक्त संभल से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। रजनीश, लंबे समय से मांग हो रही थी और इस पूरे काम को गति दी गई और तुरंत ये पुलिस चौकी सामने है जिसमें महाभारत का श्लोक भी लिखा गया है। बिल्कुल, आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं, हमारे सहयोगी कपिल दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ पर आरती हो रही है, उद्घाटन हुआ, उसके बाद यहाँ पर हवन किया गया है, पूजा हुई है और दोनों जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों या एसपी हों, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त इनकी मौजूदगी में ही यहाँ पर पूजा हो रहा है। पूजा हो चुका है, बल्कि अब उसका समापन हो रहा है। यहाँ पर आरती हो रही है। यहाँ प्रार्थना यही की गई है कि पिछले कुछ समय से जो स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई है, संवेदनशील स्थिति बनी हुई है, लोगों की जान माल और सुरक्षा लगातार यहाँ स्टेक पर रही है, तो अब यहाँ ये कानून का राज हो, कानून पूरी तरह से स्थापित हो और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई खलल पैदा ना हो, उसके लिए यहाँ पर प्रार्थना किया गया है, हवन किया गया है। और बड़ी बात यह है कि महज 4 महीने में इस पुलिस चौकी को बनाया गया है। बिल्कुल जामा मस्जिद के मुहाने पर है। ये जामा मस्जिद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहीं पर सर्वे हुआ था और सर्वे के बाद सांप्रदायिक तनाव की स्थिति हुई थी, मौत भी हुई थी, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी और तब से लोगों की ये मांग थी, स्थानीय लोगों की, कि यहाँ पर पुलिस चौकी बनाया जाना चाहिए। तो बहुत रिकॉर्ड समय में ये पुलिस चौकी बनाया गया है और अब संभल शहर के सुरक्षा के लिए, संभल शहर में लोगों के जान माल के लिए यहाँ पर प्रार्थना किया जा रहा है और हवन के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी बुराइयां हैं, जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, वो इस हवन में स्वाहा हो जाए और यहाँ के लोग सुख शांति से
समृद्धि से और अपने सुरक्षा, अपने जीवन की सुरक्षा के साथ यहाँ पर रह पाए। जी बिल्कुल रजनीश, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए और जो जानकारी आपने दी है किस तरह से ये पुलिस चौकी रिकॉर्ड टाइम में 4 महीने के अंदर बनकर तैयार हो गई और आज इसका उद्घाटन कर दिया गया है। डीएम और एसपी ने उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें लाइव इस वक्त आप यूपी के संभल से देख रहे हैं। और चलिए अब रुक करते हैं श्रीनगर का। श्रीनगर के पुराने शहर हब्बा कदल से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा श्रीनगर के लाल चौक के बीचों बीच घंटा घर से होते हुए एक सर्किल पूरा करने के बाद पूरी हुई है। आप देखिए हमारे संवाददाता महराज अहमद की यह ग्राउंड रिपोर्ट। कश्मीर में जो धर्म निष्पक्षता है, इसको लोग मानते हैं। ये शोभा यात्रा जो है हबकदल से शुरू होते हुए लाल चौक के बीचों बीच से जाती है और बता दें आपको कि ये घंटाघर जो प्रसिद्ध है वहाँ से होते हुए जो है फिर जहांगीर चौक से फिर डीसी ऑफिस, वहाँ से जो है फिर एक दायरे की शक्ल पूरा करके जो है ये संपन्न होती है। हमारे साथ कुछ जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो विशेषकर इसको मानते हैं वो जुड़े हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी महसूस हो रही है आज आप रामनवमी यहाँ पे मना रहे हैं। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, काफी बहुत अच्छी रौनक है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुस्लिम समुदाय का कितना सहयोग रहता है? बहुत अच्छा, भगवान की झांकी है, सबका भगवान तो एक ही है, इसलिए सारे रल मिलके एक ही जैसे। जी आप सुनते हैं कि यहाँ पे जो कह रहे हैं कि भगवान सबका है और इसमें विशेष कर कहें तो कश्मीरी लोगों का भी इनको काफी सहयोग हासिल होता है। और अगली खबर का रुख करते आईएनएस करवार नौसैनिक बेस नौसेना को समर्पित कर दिया गया है। भविष्य में इसके रनवे का जो इस्तेमाल है वो नागरिक उड्डयन के लिए भी किया जा सकता है। इसको इस तरह से तैयार किया गया है, देखिए आप। भारत की समुद्री ताकत को मजबूत करने वाला करवार नौसैनिक बेस अब और भी आधुनिक बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरब सागर के तट पर बने इस नए एडवांस बेस का उद्घाटन किया जो प्रोजेक्ट सी बर्ड का हिस्सा है। आईएनएस करवार बेस की खासियत सिर्फ इसका आकार नहीं बल्कि इसकी रणनीतिक स्थिति भी है जो काफी अहम है। यहां से भारतीय नौसेना चीन और पाकिस्तान की हिमाकतों पर करीबी नजर रख सकेगी। खासकर हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच यह और भी जरूरी हो गया है। इस बेस में 3000 फीट लंबा रनवे बनाया गया है जिसे जरूरत पड़ने पर 6000 फीट तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि यहां से न सिर्फ युद्धपोत बल्कि विमान भी तेजी से ऑपरेशन कर सकेंगे। ऐसे में करवार अड्डा भारत के लिए जवाबी रणनीति का अहम हिस्सा बनकर उभरेगा। पाकिस्तान के साथ चीन की नजदीकी और दोनों देशों की भारत विरोधी गतिविधियों को देखते हुए यह अड्डा पश्चिमी तट पर भारत की निगरानी और जवाबी कार्रवाई की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। देश से नक्सली समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। इसका नतीजा है कि आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहे हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। मुठभेड़ में शीर्ष कमांडरों के साथ नक्सलियों के कैडर मारे जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के 38 जिले अब घटकर 18 रह गए हैं। अप्रैल 2024 में हुए सर्वे के मुताबिक 90% नक्सली हिंसा से प्रभावित 4 राज्यों के 12 जिले अब घटकर 6 हो गए हैं। नक्सली हिंसा से मुक्त लेकिन ऐसे जिले जिन पर नजर रखी जा रही है उनकी संख्या 4 राज्यों में 9 से घटकर 6 हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों को 30 करोड़ और चिंताजनक जिलों को 10 करोड़ की केंद्रीय मदद दी जाती है जिनका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। ऐसे जिले जो अब नक्सल प्रभाव से लगभग मुक्त हो चुके हैं लेकिन फिर भी केंद्रीय मदद मिल रही है उनकी संख्या 4 राज्यों में 6 हो गई है। नए सर्वे के मुताबिक अब नक्सल प्रभावित राज्यों की संख्या 9 से घटकर 7 हो गई है। 2010 में नक्सली हिंसा में 1005 लोगों की मौत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का प्रण लिया है।